students, how are you? I hope you all are fine. So students, today we are going to start our last topic of group number 17 halogen family. ठीक है, that is oxy acids of chlorine या starting आप heading दे सकते हो oxy acids of halogen. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है तो ज्यादातर हम क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स डिस्कस करेंगे. ऑक्सी एसिड का मतलब आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करें H+ रिलीज करे, बट वो H+ किसके साथ अटैच्ड हो, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो. उन कंपाउंड्स या उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, तो इट मींस ऑक्सी एसिड्स में एटलीस्ट एक OH बॉन्ड तो होगा ही, क्योंकि एसिड नाम तभी है जब H+ रिलीज करे और वो H+ किससे कनेक्टेड होना चाहिए, ऑक्सीजन से कनेक्टेड होना चाहिए. तो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स देखें तो 4 ऑक्सो एसिड्स हैं. ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड. अगर इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होगी यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक बार खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो. और देखो ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो ओवरऑल क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसे ही ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो क्लोरीन कितना आएगा, +3. ठीक है, -2 +1 तो इसका कितना आएगा, +5, -2 +1 इसका कितना आएगा, +7. तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो देखो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं. ठीक है, और एक OH बॉन्ड तो होगा ही, तो ऑक्सीजन के पास है आपके इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का, तो एक बॉन्ड तो इसने क्लोरीन के साथ बना लिया और एक ही किसके साथ बन गया, हाइड्रोजन के साथ. और इसके पास कितने लोन पेयर बच गए, 3 लोन पेयर बच गए. ठीक है, तो ये क्लोरस हो गया, सॉरी हाइपोक्लोरिक हो गया. इसकी बात करें तो इसके पास देखो कितने, जब 2 ऑक्सीजन आ जाए तो एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड O आएगा. वहां पर तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते थे हम, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड O बना दिया तो फिर H के साथ ऑक्सीजन नहीं आता. तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो गया. फिर कितने OH कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक, तो एक क्या हो गया, OH. ठीक है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 यूज हो गए, तो कितने लोन पेयर बचेंगे, एक और ये 2, तो 4, 5, 6 और 1, 7. तो ये किसका हो गया, क्लोरस एसिड का. ऐसे क्लोरिक एसिड में क्या हो जाएगा, कितने डबल बॉन्ड आ जाएंगे. देखो सब में OH का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि सब में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पर कितना लोन पेयर आएगा, एक. और क्लोरिक में डबल बॉन्ड O एंड OH. तो these are the structure of oxy acids of chlorine. अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं. आप पहले बार इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो बोल दे कि पर क्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करो, हाइपोक्लोरस की डिस्कस करो. मींस आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है. तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए. स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, देखो एग्जाम में आ सकता है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलस एसिड. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए हाइपोहेलस एसिड्स कौन से. ठीक है, मैंने जब ऑक्सी एसिड्स के नेम कराए थे आपको नेम बताया था कि स्टार्टिंग में जो हमने HOCl लिया था उसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, हाइपोक्लोरस एसिड. तो ये हाइपोब्रोमस एसिड और ये हाइपोआयोडो एसिड हो जाएगा. हाइपो वाले का फॉर्मूला क्या था, जब क्लोरीन कितनी ऑक्सीडेशन या जो भी हाइड्रोजन है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो. ठीक है, ऐसे आपको सारे नाम याद रखने हैं. ठीक है, तो अब वो डायरेक्ट ये फॉर्मूले भी दे सकता है. ठीक है, उसने कहा इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो. देखो आपको ये क्वेश्चन समझना है, लैंग्वेज तो आप खुद भी बना लेंगे एक बार समझने के बाद. देखो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से, तीनों से क्या है, ज्यादा है. ठीक है, और आपने इनके स्ट्रक्चर में देखा था भाई ये क्लोरीन है,
ये ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन था, हेलोजन एसिड, और इसके ऊपर कितने थे वो 3 लोन पेयर। अब यहाँ में लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं, एक्चुअल में अरेंजमेंट ये था। ऐसे अरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पे HO Br का होगा और यहाँ पे क्या होगा HOI का। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अगर ऑक्सीजन इन तीनों से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करो इन तीनों में तो क्या है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। बट ऑक्सीजन इन तीनों से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से सभी डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लोन पेयर है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या देखना है कि कहां से हमें इजीली H+ मिल जाए, इजीली जो H+ का लॉस कर दे। अब देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चलो इसको भी मैं उधर ही बना देती हूँ, मैंने सारे हाइड्रोजन उधर बनाए, इधर हाइड्रोजन लिख लो, इधर क्लोरीन लिख लो, ठीक है ऐसे कर लो। तो आपको देखना है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, और ये बॉन्ड जितना वीक होगा उतना इजीली H+ निकलेगा। अब देखो बात कहाँ आती है कि ऑक्सीजन और इसका देखें भाई इनको कंपेयर करें, क्लोरीन ब्रोमीन से क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे थोड़े से तो किसकी तरफ होंगे, क्लोरीन पे, ठीक है। इसका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो क्या क्लोरीन उतने अच्छे तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा जितना यहाँ पे कर पा रहा है। यहाँ से क्लोरीन चाहेगा थोड़ा सा तो जाए, लेकिन ज्यादा इसकी टेंडेंसी नहीं रहेगी कि ऑक्सीजन को वो दे। लेकिन ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो ऑक्सीजन को दे देगा। इट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन इस साइड से थोड़ी कम कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको इतने अच्छे इजीली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है इन तीनों, तो उसने अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं करे तो ज्यादा कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, और इस बॉन्ड से लेगा, तो इस बॉन्ड को क्या करेगा इजीली ब्रेक करेगा। इजीली ब्रेक करेगा तो इट मींस यहाँ से क्या रिलीज होगा, इजीली H+ रिलीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ये थोड़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, इट मींस ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी, दोनों साइड से जा रही है, तो वो इसके कंपैरिजन में उतना ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पूर्ति हो रही तो यहाँ से ज्यादा क्यों लेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो ये उसके कंपैरिजन आपको जब H+ ही नहीं मिला तो एसिडिक उसका नेचर क्या होगा थोड़ा कम होगा, और इसमें तो क्या होगा और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन थोड़ा ऑक्सीजन से तो कम है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी हेलोजन से, तो ऑक्सीजन ज्यादा कहां से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जो मैंने समझाया इसी चीज को आपको लिखना है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करें हम क्लोरीन के ही ऑक्सी एसिड्स में कंपैरिजन की कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन नहीं है, तो ये सारा हमने भी देखे थे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया, तो इनमें बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है। तो देखो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्जुगेट बेस आपका कितना स्टेबल है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस आपने 11th क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। देखो अगर आपका कोई एसिड, यहाँ पर मैं मतलब समझा रही हूँ, आपका कोई एसिड HA है, ये किसमें टूट जाए, A नेगेटिव में, और क्या रिलीज करे आपका H+ रिलीज करे, तो ये एसिड था, रिलीज करने के बाद ये इसका क्या बना, कंजुगेट बेस बना। तो हमें देखना ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। इट मींस देखो ये कैसे पता लगेगा, अगर A नेगेटिव HA से ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इट मींस वो HA की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं था, वो बॉन्ड वीक था,
इजीली उसने क्या कर दिया, लॉस, और लॉस करने के बाद ये वाली चीज स्टेबल बन गई है। इट मीन ये जो एसिड था ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा मींस उसको उसने H+ रिलीज के बाद स्टेबिलिटी गेन की है, तो स्टेबिलिटी गेन करी तो उसने क्या रिलीज किया, H+। और आपको पता है जो जितना H+ रिलीज करे अच्छे से वो क्या होता है, एसिड होता है। तो आप इन सब को कौन से उस पे डिफाइन करोगे, कौन से किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, कंजुगेट बेस। तो देखो आप जनरल देखो, आपके पास एक फॉर्मूला है HClOn, ये 1 हो रहा है 2 हो रहा है 3, मैंने जनरल ले लिया N, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे H+ रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, ClOn नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, मींस यहाँ पे इसका अगर मैं कंजुगेट बेस बनाऊं, H+ निकाल दो तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ClO नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और इस ClO नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, एक क्लोरीन बॉन्ड था और एक ऑक्सीजन था, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ClO2 का बनाऊं तो 2- बनेगा। तो आपने देखा था ये एक डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन था, इसके साथ हाइड्रोजन था, वो निकल गया, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव आया। मैं यहाँ पे लोन पेयर अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, HClO3 का देखोगे तो क्या है, ऑक्सीजन दो तो डबल बॉन्डेड थे, एक OH था, उस OH में से H निकल गया तो यहाँ क्या बना, नेगेटिव बना, और यहाँ पे क्या बनेगा, ClO4 है तो ये O नेगेटिव। ठीक है, ये सारे क्या बने हैं, कंजुगेट बेस। हमें ये देखना है कि कौन सा कंजुगेट बेस स्टेबल है। जो स्टेबल होगा मतलब वो H के साथ ज्यादा स्टेबल नहीं था, उसने H+ रिलीज के बाद स्टेबिलिटी गेन करी, तो मींस उसने इजीली H+ लॉस कर दिया, तो क्या होगा, मोर एसिडिक। अब देखो भाई सारे कंजुगेट बेस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है एक ऑक्सीजन के ऊपर। आप यहाँ पे देखोगे ये नेगेटिव चार्ज इधर आके रेजोनेंस शो कर सकता है, मींस यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज कर रहा है, दो पे कर रहा है। ठीक है, दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, इस पे भी, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन पे जा रहा है, 3, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन पे मूव करेगा थ्रू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, 4 पे। तो मींस इस वाले की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और इस वाले की स्टेबिलिटी क्या है, लेस है। तो आप बोल दो जब आप इधर से इधर मूव करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और आपको पता है जब भी स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की बढ़े तो वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड। इतनी सबसे अच्छा एसिड आपका ये है, फिर ये है, और फिर ये है। आई होप सभी को समझ आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। Our next topic is interhalogen compound। देखो नाम ही बता रहे हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होंगे, कि जो हैलोजन्स के कंपाउंड है वो क्या होंगे, इंटरहैलोजन। जब दो हैलोजन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाए वो क्या होंगे, इंटरहैलोजन कंपाउंड। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, X से। ठीक है, X आपको पता है हैलोजन ही है, लेकिन जब एक X और एक X लिखाया है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो देखो ये जो हैलोजन होगा जो सेंटर एटम की तरह काम करेगा वो आपका क्या होगा, देखो आपको पता है ये सारे हैलोजन है स्मॉल। ठीक है, तो सेंटर में कौन आएगा हमेशा, जो लार्ज साइज का होगा, और साइड एटम कौन से आएंगे, स्मॉलर साइज के। तो जो देखो भाई ये n नंबर में और ये 1 नंबर में, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंटर एटम की तरह काम कर रहा है। और ये जो X' है इसके नंबर कितने हैं, n, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये नेबरिंग एटम की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये लार्जर हैलोजन है, लार्ज साइज का हैलोजन है। ठीक है, और या बोल सकते हो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, बड़ा। और ये जो X' है ये क्या है, स्मॉल साइज का, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल हैलोजन। इट मींस अगर आपको देखो X एंड डैश कितने टाइप के बन सकते हैं हमारे पास, हम वो देखेंगे अभी। जनरली हमारे पास 4 कैटेगरी बनती है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, कौन कौन सी, एक X', एक X'3, X'5, X'7। ठीक है, ये है। तो देखो जब ये वाला होगा
तो सेंटर एटम में बड़ा ही हो सकता है और साइड एटम क्या होगा, छोटा होगा। आपको पता है फ्लोरीन क्या है, सबसे छोटा है, तो फ्लोरीन इसके साथ भी XX डैश का ही बनाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ClF। ठीक है, ये इसके साथ करेगा, फिर ब्रोमीन भी इसके साथ करे, तो ब्रोमीन सेंटर एटम और ये आपका F। ठीक है, फिर ये किसके साथ कंबाइन करेगा, आपका I। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब देखो क्लोरीन के लिए सिर्फ ये छोटा था तो ClF बना, ब्रोमीन के लिए कौन छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, क्लोरीन भी छोटा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप बोल सकते हो यहाँ पे एक और बनेगा BrCl भी बन सकता है। ठीक है, आयोडीन के लिए फ्लोरीन भी छोटा है, क्लोरीन भी छोटा है और ब्रोमीन भी छोटा है, तो ये IF, फिर ICl और IBr। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड थे XX के। ठीक है, सिमिलरली XX3 बनाने हैं हमें, तो क्या बनेगा, ClF3। ठीक है भाई, सेंटर एटम तो बड़े वाला आएगा, BF3 सॉरी BrF3, फिर आपका क्या बनेगा, IF3। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो आपका क्या बनेगा, आगे की तरफ मूव करें 5 वाले में, तो 5 वाले में जनरली लार्ज साइज वाला थोड़ा ज्यादा, सेंटर एटम को 5-5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो क्लोरीन का साइज इतना बड़ा तो नहीं है कि वो 5 क्लोरीन अटेन करे, तो जनरली यहाँ पे क्या बनेगा, BF3 और IF3, BrF3 और5। ठीक है, और लास्ट में जो सेंटर एटम है, अगर आप इसका देखना चाहो वैसे इस पेपर बन नहीं जाता है ClF5 का भी। ठीक है, लेकिन IF7 देखो, अगर कोई छोटा साइज होगा क्या वो चारों तरफ 7 एटम्स लेगा, नहीं, एक बड़ा साइज का आना चाहिए। जनरली जो इस स्टेट में क्या एग्जिस्ट करता है, IF7। तो मैंने कुछ लिखे नहीं कौन कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, नोट डाउन। स्टूडेंट देखा जाए तो जनरली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में और एक दूसरा आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो ओड है वो क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, तो इंटर हैलोजेंस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स तो मैं दिखा चुकी, जो इस कैटेगरी में थे उनकी शेप क्या होगी, सबकी सेम होगी, जो इस कैटेगरी में थे उन सबकी शेप सेम होगी, जो इसमें थे उनकी सेम और जो इसमें थे उनकी सेम। तो हम जनरल डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर एग्जांपल लो तो ClF ले लोगे समझने के लिए। जब दोनों के बीच एक ही बॉन्ड है, भाई बॉन्ड एक ही बनेगा, चाहे लोन पे इस कितने और इस पे कितने, ये क्या बनेगा, एक बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इनकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, 180 डिग्री पे होंगे। ठीक है, लेकिन जब x डैश की बात करें, देखो सबसे पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए इस चैप्टर में। जब अब आने वाले जो टॉपिक है, इससे जो नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा, नोबल गैसेस आएगा, और ये वाले टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या आता है, आपको कंपाउंड दे देंगे, सपोज करो ये दे दिया ClF3 या BbR3, ठीक है, सॉरी BrCl3, कुछ भी दे दिया और कह देंगे कि आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन शेप, ज्योमेट्री एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का आपका फॉर्मूला मैं एक बार बता रही हूँ, आपका H क्या होता है, हाफ, कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस में उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कितने मोनोवैलेंट अटैच है, मींस एक वैलेंसी वाले कितने एटम्स हैं वो नंबर। अगर कोई एनायन है तो उतने मींस जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड करोगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा जो कैटायन होगा उतना सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो सर चेक करो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकाले। हाँ, इसमें ये वाला हाइड्रोजन सेंटर एटम की तरह काम कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कितने मोनोवैलेंट, अब देखो एक वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की, कितने अटैच्ड है, 3। क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, तो बाकी काम खत्म। 7 3 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5 आया। और 5 के लिए बताओ शेप क्या होनी चाहिए, या जो ज्योमेट्री आपको दिखती है TBP दिखती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल 5 के लिए, सॉरी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये छोड़ो 5 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, अभी मैं XX3 की बात कर रही हूँ। ठीक है, कितनी
sp3d। जब H की वैल्यू 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन देखो 3 4 और 1 5 हो गए sp3d। अब 5 में से देखो X के साथ कितने एटम अटैच है? 3 मींस 3 क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर है। और लोन पेयर कितने बचेंगे आपके? 2, तभी पूरा होगा। अब 5 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और आपकी लोन पेयर कितने हैं? 2। तो इट मींस इसकी शेप कैसी होगी? देखो इस सेंटर में तो आपका एक्स रहेगा। टीडीपी आपको कैसे दिखती थी? भाई ये ऐसे दिखती थी। ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल बनाओगे, एक ऊपर और एक नीचे। और आपको पता है देखो इनमें 2 इक्वेटोरियल 3 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल है। और लोन पेयर हमेशा कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है। तो देखो एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। समझ में आया? और कितने एक्स डैश है जो सेंटर वाले एक्स के साथ अटैच है? एक एक्स डैश, 2 एक्स डैश एंड 3 एक्स डैश। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं? टी शेप। तो इसकी शेप क्या हो गई? टी शेप। ठीक है, ज्योमेट्री क्या थी? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3d। किसकी? x x3 डैश की। ठीक है, अब हम देखते हैं x x5 डैश की सिमिलर इसी तरीके से। ठीक है, आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे। आपने क्या देखा? x x डैश 5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। हाँ, सेंटर एटम ये वाला होता है, ये साइड एटम होते हैं। सेंटर एटम के वैलेंस शेल 7। कितने मोनोवैलेंट अटैच्ड है? 5। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है नहीं, तो कितना हो गया? 7 और 5 7 8 9 10 11 12 12 by 2 कितना आया? 6 आया। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3d2। ठीक है, अब 6 है तो 6 में देखो कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने एक्स के साथ कितने जुड़े हुए? 5। इट मींस 5 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, जब 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। 6 पोजीशन है तो सेंटर में एक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप ऐसे बनाते हो, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन यहाँ पे तो सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में है। तो एक लोन पेयर आना है वो आप ऊपर या नीचे कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। और बाकी कितने एक्स डैश अटैच्ड है? 5। तो ये 1 2 3 4 और 5। बताओ ये स्क्वायर के ऊपर एक ऐसे तो लोन पेयर है। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? शेप कौन सी है? स्क्वायर पिरामिड। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिड। अब आपसे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सपोज करो आपके पास आ गया IF5 की क्या एक्सप्लेन करो? शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब एक्सप्लेन करो। तो आप सिंपली क्या बोलोगे? आयोडीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने मोनोवैलेंट? 5। ये कैलकुलेट किया। हाइब्रिडाइजेशन ये शेप होनी चाहिए, ज्योमेट्री होनी चाहिए ये। इसके पास 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। लोन पेयर तो ये ज्योमेट्री दिखने में, अब शेप क्या दिखे आपको? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन दे। अब अगला कैटेगरी डिस्कस करते हैं x डैश 7। ठीक है, 5 का तो हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी? हाँ, x की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। अभी हमने पढ़ा था IF7। ठीक है, आयोडीन और 5 फ्लोरीन। तो आयोडीन के पास वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 क्या है? फ्लोरीन एटम अटैच है तो वैल्यू कितनी आएगी? 7 के लिए क्या होगी? sp3d3। ठीक है, 7 ही आपकी HI और 7 ही अपनी 7 क्या है? सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो 7 चीजें स्पेस में कौन से तरीके से अरेंज हो सकती है? पेंटागन। भैया सेंटर एटम पेंटागन बनेगी। ठीक है, मींस एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो सेंटर में एक्स है, यहाँ पे आप क्या रख सकते हो? आयोडीन। एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पेंटागन। एक पिरामिड देखो कहां बन रहा है? ऊपर बन रहा है। और एक पिरामिड कहां बनेगा?
नीचे की तरफ तो क्या क्या कैसी शेप हुई इसकी, पेंटागन बाई पिरामिड। ठीक है, आई होप सभी को ये टॉपिक तो क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, उनके डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, पहले आप इतने नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जस्ट आपकी स्ट्रक्चर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए है कि क्या आप वो चीज समझ पाए कि हमें एग्जाम में आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो एक मैं करा रही, बाकी दोनों आपको खुद करने हैं। सबसे पहले सपोज तो मैंने सबको पूछा हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, ठीक है क्या होगी। तो देखो हाँ, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। सेंटर एटम आपका आयोडीन होगा, साइड एटम क्लोरीन होंगे, वैलेंस शेल कितना होगा 7, कितने मोनोवैलेंट अटैच्ड है 4, कितना नेगेटिव चार्ज है 1, तो 1 क्या करोगे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो 7 8 9 10 11 12 हो गए, 12 बाई 2 कितना आया 6 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2। 6 की ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। अब देखो 6 चीजें हैं लेकिन आपके पास अटैच कितनी है 4, मींस 4 क्या है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या होंगे इसमें लोन पेयर होंगे। ऑक्टाहेड्रल होती है तो मींस सेंटर में कौन होगा I, ठीक है, ऊपर नीचे। लोन पेयर कितने हैं 2, इट मींस एक लोन पेयर, और ये क्या होगा 2 लोन पेयर, और 4 क्या होंगे आपके यहाँ पर क्लोरीन, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 4, ये 4 लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब लोन पेयर बता दो आपको ये शेप कैसे दिखती है स्क्वायर प्लेनर, इट मींस इसकी शेप कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा हमें कैसे शेप वगैरह आइडेंटिफाई करनी है। तो बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, खुद से नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के यूजेस की कि कहाँ यूज किए जाते हैं। तो ये आपके यूज किया जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जहां पे हमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए तो और ये एक बहुत ही अच्छे क्या होते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मींस आपने देखा होगा ज्यादातर फ्लोरीन के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बने, जैसे आयोडीन का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। और ये क्या कैसे यूज किए जाते हैं एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फिनिश होता है हैलोजन पार्ट, दैट इज ग्रुप नंबर 17। तो अब हमारा बचता है सिर्फ एक टॉपिक नोबल गैसेस, वो छोटी सी यूनिट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो अभी हम वही शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 आप क्या बोलते हो नोबल गैसेस बोलते हो। ठीक है, अब नोबल गैसेस के और भी नेम है कौन कौन से, तो रेयर गैसेस क्या बोलते हैं रेयर गैसेस, या फिर इनको क्या बोलते हैं इनर्ट गैसेस, या फिर इनका एक और नाम भी है एरोजेंस। इन सब का मतलब यही है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब देखो काफी बार क्वेश्चन आता है बाय ग्रुप नंबर 18 या जो गैसेस है उनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं। इनके नोबल इनर्ट रहने का क्या रीजन है, सिर्फ एक रीजन है, क्यों, क्योंकि इनकी क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए क्या है इनर्ट, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब बोलोगे जब रिएक्ट ही नहीं करती है कुछ करेगी नहीं तो हम ये चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पता लगेगा कि कैसे कहां पर इनकी रिएक्टिविटी है और कहां पर इनकी रिएक्टिविटी नहीं है। तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिर इसके यूजेस एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपकी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन और रेडोन। ये पीरियड नंबर 1 से हीलियम पीरियड नंबर 1 का, नियॉन 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या है ns2 np6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल से, इसीलिए क्या है स्टेबल है। स्टेबल होने का रीजन क्या है फुल्ली फिल्ड ns शेल। तो लेकिन ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट में तो ns होती है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है सिर्फ ये वाली, और नियन की क्या हो जाएगी 2s2 2p6। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी 3s2 3p6, आप आगे कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें इनके साइज की। ठीक है, ये तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब अगर मैं बात करूं इनके एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज आपको पता है ऊपर से नीचे आपको तो साइज क्या करता है इंक्रीज करता है, इतना सारा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है,
डेवलप हो गई है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब मैं बात करूं इनके आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे पहली बात, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों? रीजन वही, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने का रीजन क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन हम जब टॉप टू बॉटम बात करें, अगर मैं ऊपर से नीचे बात करूं तो साइज क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। क्यों? वही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो पहले तो ये देखो बहुत हाई है, वैसे तो लूज करेगा ही नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इनकी लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम है, नहीं करना चाहेगा वो लूज। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो देखो वही सिंग क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना भी पसंद नहीं करता। तो इससे पहले मैंने हैलोजेंस में बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जनरली तो नेगेटिव होती है, लेकिन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। मींस आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए। वो खुद से नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो। तो वैसे तो इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और डाउनहैंड तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो और भी कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी नोबल गैसेस की, बहुत इजी थी, सबको समझ आया होगा। सब में बस रीजन ही क्या था, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोट डाउन। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कुछ नोबल गैसेस है मोनोएटॉमिक है, मींस जैसे हीलियम है, हीलियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती नहीं, होना तो एनए की फॉर्म में। ये डायटोमिक ट्राइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो मोनोएटॉमिक है, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। ठीक है, और ये पानी में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, स्पाइरली सोल्यूबल होती है। और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बिकॉज ऑफ वीक डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। वहीं पे मैं अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल में तो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन करती क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं है, ना ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करती। तो फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे होगी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आया नील बार्टलेट, ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने स्टडी कर रहा था वो, उसने ये पाया कि जो आपका PF6 है, सॉरी प्लैटिनम PTF6 बहुत ही अच्छा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो नील बार्टलेट की स्टोरी में स्टार्टिंग से समझाती हूँ, पहले आप ये प्रॉपर्टीज नोट करो। तो हम बात करते हैं नील बार्टलेट की। नील बार्टलेट ने क्या फाइंड आउट किया, जो PTF6 है ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये O2 को, ऑक्सीजन को किसमें ऑक्सीडाइज कर सकता है, O+ में ऑक्सीडाइज कर सकता है। मींस देखो प्लस 0 से कहां गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखो मींस इसने PTF6 की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ और इसको एक आयनिक कंपाउंड मिला, क्या, O2 + PTF6 नेगेटिव। ठीक है, अब फिर उसने देखा, जब उसने इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाली O2 की, मींस कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट से कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी थी आपकी 1175 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और वहीं पे अगर हम जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो दोनों की आयनाइजेशन क्या है, क्लोज है, बल्कि इससे कुछ ना कुछ कम ही है, 1170 किलो जूल पर मोल। तो इसने देखा अगर ये PTF6 ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो ये PTF6 Xc को भी किसमें ऑक्सीडाइज कर दे, Xc पॉजिटिव में भी ऑक्सीडाइज करना चाहिए। तो इसने रिएक्शन कराई प्लैटिनम की PTF6 की किसके साथ, Xc के साथ। तो PTF6 को जब रिएक्ट कराया Xc के साथ
फर्स्ट नोबल गैस का कंपाउंड है जो आइडेंटिफाई किया गया था। काफी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नोबल गैसेस में सबसे पहले किया गया था, या नील बार्टलेट ने कौन सी नोबल गैस को यूज किया था, ठीक है, या कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज किया था। तो ये रिएक्शन जो हमने पढ़ी है काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। तो यहाँ से एग्जिस्टेंस हुई कि ये भी क्या करती है, नोबल गैसेस रिएक्ट करती है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात देखो, नील बार्टलेट के एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बनने लगे, नोबल गैसेस के कंपाउंड बनने लगे, ठीक है। तो हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनोन फ्लोराइड्स, ठीक है, कि फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं लाइक HCl2, HCl4 एंड HCl6। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप बोल सकते कंबाइन करते हैं जिनोन और फ्लोरीन। तो देखो सारे कंपाउंड में जिनोन फ्लोरीन है तो कैसे बनेगी, जब आपने Hc को किसके साथ रिएक्ट करा, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा HCl2, ठीक है। ऐसे आप जिनोन और फ्लोराइड को रिएक्ट कराओगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, सेम HCl4, और यहाँ पर Hc प्लस में F2 रिएक्ट कराओगे किसके साथ, HCl6 बनेगा। अब बोलोगे मैम सारे रिएक्टेंट तो सेम है, प्रोडक्ट हमें कैसे पता लगेगा कौन सा बना है, तो इनके लिए रिएक्टेंट की क्या चाहिए, कंपोजिशन चाहिए। जब आपको HCl2 बनाना है तो आपको जिनोन को किसमें लेना, ये जो Hc और F है इनको इक्विमोलर मिक्सचर लेना पड़ेगा, ये एक्सेस में लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको HCl4 बनाना है तो इनका रेशियो कितना लेना पड़ेगा, 1:5, और जब HCl6 बनाना है तो रेशियो लेना पड़ेगा 1:20। और एग्जाम में काफी बार आता है ये क्वेश्चन कि प्रिपेयर HCl6, तो आपको लिखना पड़ेगा कि Hc और F2 का रेशियो आपने 1:20 लिया, तब आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, HCl6 की। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, या फिर एग्जाम में आ जाएगा Hc और F2 या HCl5 आ गया, नीचे 1:5 लिखा हुआ आया, तो आपको प्रोडक्ट में क्या बनाना है, HcF4। तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जिनोन फ्लोराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सबलाइन कर जाते हैं, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं 298 केल्विन पर, और ये बहुत ही अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपके पास HCl2 है, ठीक है, आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो बहुत ही अच्छे फ्लोरीनेटिंग फ्लोरीन रिलीज कर देगा, फ्लोरीन रिलीज होगी तो वो H के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, HF, और ये क्या बना लेंगे, जिनोन। सिमिलरली अगर आप HCl4 भी लेंगे और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो सेम क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, ये। सिमिलरली HCl6 H2 क्या बनाएगा, वही Hc और HF, सिर्फ इनकी बैलेंसिंग अलग होगी, तो आप बैलेंसिंग कर लेना और ये रिएक्शन होता होगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की जिनोन फ्लोराइड्स की। ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोलिसिस दो तरीके से, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है वो प्रोडक्ट हम ये रिएक्शन याद रखें, और जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स की, ठीक है। तो पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आप बोल सकते हो वाटर एक्सेस में हो, तो जब भी आप जिनोन F2 को HCl2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका जिनोन बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा, और HCl6 को रिएक्ट कराओगे तो O2 बनेगा, HCO3 बनेगा और HF बनेगा, ठीक है। ये दो रिएक्शन याद रखिए। और HCl4 ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो HC बनेगा, मींस इन दोनों का मिक्सचर ही बनेगा। देखो Hc बना, यहाँ से एक और बनेगा HCO3, HF है दोनों में, HF भी बनेगा, और इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन। देखो सारे मिलके इन दोनों के प्रोडक्ट इसके अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिनोन क्या गया है, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में गया है, ठीक है। इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल तो -1, और इसकी कितनी आएगी +4, यहाँ पे कितनी है 0, और यहाँ पे कितनी आएगी आपकी +6। तो +4 से इसने क्या करी है, डिक्रीज करी, और यहाँ पे क्या करी, इंक्रीज करी। तो HCl4 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कौन से रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये याद रखना, ये अगर आप देखोगे Hc इसमें भी है,
XCO3 इसमें, HF दोनों में, और ये O2, सारे मिक्सचर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसी में आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो आप पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नोट डाउन करो, फिर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट देखो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ज़ीनॉन ऑक्साइड फ्लोराइड। आप बोल सकते हो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज़ीनॉन ऑक्साइड फ्लोराइड। यहाँ पे क्या पार्शियली हाइड्रोलाइज करते, पार्शियली हाइड, देखो इसका जब हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पढ़ा, इधर कंपेयर करके पढ़े, इधर जो मैंने रिएक्शन लिखी थी HCl4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस था, हमारे पास प्रोडक्ट क्या थे, ज़ीनोन था, क्या था, HF था, क्या था, O2 था। लेकिन जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा क्या बनेगा, HCO2F2 और HF, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही ज़ीनोन HCl6 के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या थे, HCO3 प्लस में HF, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अगर आप एक मोलिक्यूल के साथ ट्रीट कराते हो, आप कराओगे तो क्या बनेगा, HCOF4 और HF, और दो मोलिक्यूल के साथ कराओगे तो HCO2F2। दो मोल के साथ ही वही प्रोडक्ट देगा जो ज़ीनोन F4 एक वाटर मोलिक्यूल के साथ देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्टिंग में तो हमने क्या देखी थी, ज़ीनोन क्लोराइड्स की फॉर्मेशन देखी थी, आपका एक्सी था, देखो रिएक्शन में रिवाइज करा दी, आपने अभी तक क्या क्या देखा है, ठीक है। देखो 2 मिनट लगेंगे। अगर आपको XE और F2 रिएक्ट कराना है, आपको बनाना है XEF, ठीक है, XEF2, तो आपको ये कितना लेना पड़ेगा, ये एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर आपको ये XCOF4 बनाना है तो रेशो क्या था, याद करो, रेशो था 1:5, और अगर यहीं पे XCF6 बनाना है तो क्या था 1:20, ठीक है। 3 रिएक्शन तो ये देखी थी, देखो टोटल 9 रिएक्शन है जो आपको याद करनी है। अगर आप XCF2 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, Xc बना था, और क्या बना था इसके साथ, O2 बना था, और HF बना था, सॉरी HF नहीं था, Xc था और O2 था, नहीं HF भी था, ठीक है। XCF6 देखा था तो इसमें क्या बना था आपका, XCO3 बना था और HF बना था, और XCF4 में इन दोनों के सारे प्रोडक्ट्स बने थे, Xc भी बना, XCO3 भी बना, HF भी बना और O2 भी बना। और ये आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस के, जनरली पार्शियल हाइड्रो कोई भी पूछ सकते हैं, नो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 3 तो फ्लोराइड की फॉर्मेशन की, 3 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की और 3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, ये ऑक्सी क्लोराइड्स के इनके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, सेम जैसे हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं। अगर वहां पे जिस स्टूडेंट को टॉपिक क्लियर था तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, सेंटर एटम कौन है, ज़ीनोन। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ीनोन के, 1। कोई मोनोवैलेंट है यहाँ पे, एक वैलेंसी वाला नहीं है, तो 0, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो 0, कितना आया 4। अब 4 में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3, मतलब यहाँ पर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर। जब देखो sp3 होती है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। इट मींस ये एक्सी है लेकिन एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर, और ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये शेप कौन सी है, पिरामिड शेप। तो शेप क्या होगी, पिरामिड, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये XCO3 था। सिमिलरली आप XCO2F2 कैलकुलेट करो, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। कितने मोनोवैलेंट अटैच्ड है, फ्लोरीन कितने हैं, एक वैलेंसी वाले 2, तो कितना आएगा 10, 10/2 कितना है 5। 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d, ठीक है। 5 चीजें हैं, तो शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, TBP। TBP में से कितने बॉन्ड है, देखो एक ऑक्सीजन है, 3 फ्लोरीन है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो TBP बीच में ज़ीनोन, शेप ऐसे ही आएगी। और आपको पता है लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, कितने लोन पेयर है, 2, तो एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सियल पोजीशन लेता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O। ये कौन सी शेप बनी, टी शेप। लेकिन ज्योमेट्री कौन सी है, इसकी ज्योमेट्री पूछे तो क्या होगी, TBP,
और शेप पूछे तो टी शेप, ठीक है। वहीं पे FeCO की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, हाँ मोनोवेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ये तो बाइवेलेंट है तो कुछ काउंट किया होगा तो 4 आएगा, 4 के लिए भाई हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp3, 4 है, 4 ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो शेप कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल Hc, ऐसी होती है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला HCOF4। देखो HCOF4 में HCOF4 हाँ बैलेंस कितनी है, 8, सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, डाइवेलेंट लेना नहीं है, मोनोवेलेंट कितना है, फ्लोरीन 4, 8, 9, 10, 11, 12 by 2 कितना है, 6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2, देखो 1 और 3 ये 2, 6 हो गए, तो 6 में से कितने बॉन्डेड हैं, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 कितना है आपका लोन पेयर। जब 6 चीजें होती है तो शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, मींस यहाँ पे जीनोन रहेगा, लोन पेयर कितना है, 1, ये आपने लोन पेयर बना दिया, और फ्लोरीन कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4 और ये डबल बॉन्ड O, काफी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, पूछा जाता है, नोट डाउन। स्टूडेंट्स ये कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनके आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो एक बार मेरे बनाने से पहले आप खुद से प्रैक्टिस करना इन सबकी, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, हाफ, सेंटर एटम जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बाइवेलेंट लेंगे नहीं, मोनोवेलेंट कितने हैं, 2, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो कितना आएगा 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपने क्लास 11th में पढ़े थे, sp3d, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 4, तो मींस 5 में से 4 क्या है, बॉन्ड पेयर है, और 1 क्या होगा, लोन पेयर। 5 के लिए आपकी शेप क्या होती है, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो HC, तो देखो TBP की शेप यही है, ठीक है। लोन पेयर कितना है, 1, आपको पता है हमेशा एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आता है, एक्सियल पे नहीं आता, क्यों, क्योंकि रिपल्शन 90 डिग्री पे होता है, रिपल्शन ज्यादा फील करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जाएगा, फ्लोरीन ये O, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी शेप होती है, ऐसे वाली, ये ऐसे वाली कौन सी शेप होती है, सीसा, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, सीसा, और ज्योमेट्री क्या है, TBP। सिमिलरली HCO3F2, ये दोनों आप अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है, मैच करना बुक से, नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस। किसी और के इतने यूजेस इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन इस चैप्टर के नोबल गैसेस के यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीलियम के यूजेस की। आपको पता है हीलियम किसमें फिल की जाती है, आपकी बैलून्स में फिल की जाती है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा लाइट होती है और नॉन इनफ्लेमेबल गैस है, इसलिए, ठीक है। लिक्विड हीलियम किसमें यूज किया जाता है, ऐसे क्रायोजेनिक एजेंट, मींस ऐसे एक्सपेरिमेंट जो काम लो टेम्परेचर पे कैरी किए जाते हैं, ठीक है, परफॉर्म किए जाते हैं, उनके लिए क्रायोजेनिक एजेंट का काम करता है। स्कूबा डाइवर्स, आपको पता है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, उनमें हम हीलियम डालते हैं, क्यों, अगर नाइट्रोजन, आप हीलियम के अमाउंट क्यों डालते हैं, क्योंकि टू अवॉइड बैंड्स, ठीक है, क्रम्स नहीं आते, बॉडी पेन नहीं होता, ठीक है, तो उस वजह से डालते हैं। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 में भी है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है, वही ऑक्सीजन हीलियम का एक तरीके का क्या है, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें कहीं इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है तो भी हम इसी को यूज करते हैं, और ये पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, तो जनरली हम MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब में क्या यूज करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं। तो ये यूजेस थे हीलियम की, नोट डाउन करो, फिर हम बाकी नोबल गैसेस के यूजेस डिस्कस करते हैं।